राम राम दोस्तों। आज की कहानी एक विधवा औरत के दर्द की कहानी है। कैसे पति के जाने के बाद सारा समाज उसे नोच खाने के लिए तैयार होता है, वो अपने आप को कैसे बचाती है। बस ये कहानी आज की यही दर्शाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अच्छी और इमोशनल कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक छोटा सा खुशहाल परिवार, उनकी एक छोटी सी बेटी जिसे उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से और जतन से पाला। उसे कोई कमी होने नहीं दी। उसके कुछ बोलने से पहले ही सब कुछ उसको ला कर दे देते थे। धीरे धीरे जब वो बड़ी होती है तो उन्हें उनकी विवाह की चिंता होने लगती है। वो उसे अच्छा और सुयोग्य वर ढूंढ कर देना चाहते थे जिससे उनकी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आए, और वो ऐसा ही करते हैं। जल्द ही वो अपनी बेटी की शादी आलोक नाम के एक व्यक्ति से करते हैं। आलोक पढ़ा लिखा, समझदार और शिक्षित लड़का था। वो सरकारी नौकरी भी करता था। उसका छोटा सा परिवार था, माँ बाप और एक भाई बहन। नीलू जब उससे मिलती है तो बहुत खुश होती है। जैसा उसने राजकुमार अपने सपने में देखा था वैसा ही राजकुमार आज उसके सामने हकीकत में खड़ा हुआ था। जल्दी ही दोनों की शादी हो जाती है और नीलू अपने पति के घर आ जाती है। यहाँ आकर वो बहुत खुश थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। सारे लोग उसकी तारीफ करते, कितनी सुंदर बहू आई है। धीरे धीरे सारे घर की जिम्मेदारी वो खुद पर ले लेती है और बाकायदा एक अच्छी बहू बनकर दिखाती है। सारे घर वाले उससे बहुत खुश थे, सब उससे बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे समय गुजरता है और वो गर्भवती होती है। ये खुशखबरी वो अपने पति को सुनाती है। आलोक ये सुनकर बहुत खुश होता है और उसका माथा चूमते हुए कहता है, तुम मुझे वो खुशी देने जा रही हो जिसके लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। सारे घर वाले भी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। सास उसकी नज़र उतारती है और बलैया लेती है। कहती है कि बहू अपना ध्यान रखना, आज से ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब हाथ बटा देंगे तुम्हारा काम में। ये सुनकर तो मानो नीलू की खुशी के ठिकाना ही नहीं रहता। वो कहती कितना अच्छा ससुराल है, कितने अच्छे लोग हैं। नहीं माँ जी, मैं सब कुछ कर लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। उसकी सासू माँ कहती है, मैं बहू नहीं बेटी लेकर आई हूँ, तुम ऐसी बातें मत करो। अगर मेरी बेटी होती तो क्या मैं उसे काम करने देती। और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अभी 9 महीने में 1 महीना बाकी था। अचानक आलोक का एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ये खबर जब घर वालों को मिलती है तो नीलू के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। सारे घर वाले दौड़ दौड़ कर हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर उसकी ऐसी हालत देखकर आँखों से आंसू गिरने का नाम बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। माता पिता दहाड़ मार मार कर रो रहे थे। नीलू कैसे किसे समझाए, उसे खुद समझ में कुछ आ नहीं रहा था। तभी डॉक्टर आकर कहता है कि इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए, इनका ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, अगर ये ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनकी जान भी जा सकती है। नीलू कहती है कि हम समझे नहीं। तब वो कहते हैं कि 10 लाख रुपए जमा कराइए, ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल हो गया तो आलोक की जान बच जाएगी, वरना हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो हम ऑपरेशन कर देंगे, इस फॉर्म पर आप साइन कीजिए। सब एक दूसरे का मुंह तकने लगते हैं, पर नीलू कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का ऑपरेशन हो। सब लोग मना कर देते हैं पर वो मानती नहीं और उस कागज़ पर साइन कर देती है। डॉक्टर कहता है कि पैसे जमा कर दो और वो ऑपरेशन की तैयारी करने में लग जाते हैं। जो कुछ भी उसके पास था वो सब कुछ बेच के वो 10 लाख इकट्ठा करती है और ऑपरेशन के लिए जमा करवा देती है। 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर जब बाहर आता है तो नीलू पूछती है क्या हुआ। डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा है पर अभी कुछ कह नहीं सकते हैं जब तक कि आलोक को होश नहीं आ जाता है। सब लोग सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। 1 से 2 घंटे, 2 से 4 घंटे बीत जाते हैं पर आलोक को होश नहीं आता है। नीलू बार बार पूछती है डॉक्टर साहब से। जब डॉक्टर साहब चेकअप करने जाते हैं
तो उन्हें पता चलता है कि आलोक कोमा में जा चुका है। ये खबर जब घर वालों को पता चलती है तो सब बहुत दुखी हो जाते हैं। सब नीलू को कोसने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने ऑपरेशन क्यों करवाया, अगर तुम ऑपरेशन नहीं करवाती तो वो कोमा में नहीं जाता। पर कौन उन्हें समझाए कि ऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी था, अगर ऑपरेशन नहीं होता तो उसके बचने की जो चांस थे वो भी ख़त्म हो जाते। अब सारा ब्लेम नीलू पर आ गया था, पर नीलू तो बस अपने पति के लिए दुआ कर रही थी, भगवान कैसे भी करके मेरे पति को ठीक कर दो। 1 महीने के बाद जब उसकी डिलीवरी होती है तो वो एक बेटी को जन्म देती है। इधर बेटी के जन्म देते ही वहाँ पर आलोक की सांसें छूट जाती हैं और उसका निधन हो जाता है। ये खबर फैलते ही उसके माँ बाप उस बेटी को मनहूस मानने लगते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को मुझसे दूर रखो, जैसी माँ वैसी ही बेटी, दोनों ने ही मिलकर मेरे बेटे को खा लिया है। ये सुनकर तो नीलू को मानो काटो तो खून नहीं निकले, इसमें उस छोटी सी बच्ची की क्या गलती है, ये सोचकर अपनी बेटी को गले से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। कोई उसके साथ नहीं था, आज वो सब कुछ होते हुए भी अकेली थी। जब पति ही नहीं है तो दुनिया क्या साथ देगी, ये सोच सोच कर वो रोए जा रही थी। घर वाले आलोक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, कोई उससे मिलने भी नहीं आता है। आलोक का अंतिम संस्कार बिना उसे मिले ही हो जाता है। जब वो घर पर पहुँचती है तो घर वाले दरवाज़ा नहीं खोल रहे होते। बार बार जब वो मिन्नतें करती है तो उसकी सास घर से बाहर निकल कर आती और कहती है कि मेरा बेटा तो खा लिया, अब किसे खाना बाकी रह गया, तू और तेरी बेटी दोनों मनहूस हैं, यहाँ से चली जाओ, हम तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे। बहुत मिन्नतें करती है, माँ जी मैं कहीं कोने में डली रहूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं आपके बेटे की बहू हूँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। पर उसकी माँ कह देती है कि हम तुम्हें नहीं जानते हैं, तू आज से हमारे लिए मर चुकी है। नीलू अब क्या करे, अपनी तुदमुही बच्ची को लेकर कहाँ जाए। एक पल तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि वो अपने घर चली जाए, पर वहाँ जाने से क्या फ़ायदा, वो अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहती थी। सबकी बातें सुन सुनकर उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है और वो अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। ट्रेन में बैठकर बेहोश सी, उसे ये नहीं पता कि वो कहाँ जाना है, बस वो चले जा रही थी। टीटी आकर जब उससे पूछता है कि कहाँ जाना है तो वो कुछ नहीं बोलती है। टीटी कहता है कि अपनी टिकट दिखाओ, तो वो कहती है अगले स्टेशन पर आप मुझे उतार दीजिएगा। टीटी कहता है ठीक है। अगले स्टेशन पर जब वो उतरती है उसके पास कोई घर नहीं था जिसके पास वो जा सके। पास ही एक बस्ती दिखती है, वहाँ पर वो चली जाती है। बस्ती में बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। उनके माँ बाप के पास जाकर वो कहती है कि मुझे भी कुछ काम दिला दो, मेरी छोटी सी बच्ची है, उसके दूध का इंतज़ाम करना है। लोग उस पर रहम खाते हैं और उसे अपने पास रख लेते हैं। कहते हैं कि सुबह मालिक आएगा तब काम की बात करेंगे, तब तक तुम अपनी बच्ची को दूध पिला दो और तुम भी कुछ खा लो। नीलू को थोड़ी सी राहत होती है और वो अपनी दूधमुही बच्ची को अपने सीने से चिपकाए हुए दूध पिला ही रही होती है। तभी वहाँ पर मालिक आ जाता है और लोग कहते हैं साहब इसे भी नौकरी पर रख लो, ये गरीब है, इसे काम की ज़रूरत है। मालिक उसे घूर घूर कर बड़ी ही बुरी नज़रों से देख रहा था। नीलू को समझते देर नहीं लगी कि ये मालिक ठीक नहीं है, फिर भी उसकी मजबूरी थी, वो क्या करती। अगले ही दिन जब मालिक कहता है कि ठीक है तुम मेरे कमरे पर आओ, मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ, ना चाहते हुए भी वो उसके कमरे पर जाती है। जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करती है कोई बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। वो चिल्लाती है कि मुझे बाहर जाने दो। तभी मालिक आ जाता है, कहता है तुम इतना क्यों डर रही हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें रानी बना कर रख सकता हूँ, मैं तुम्हें खाने पीने को दूंगा, तुम्हारी बेटी को भी पाल पोस दूंगा, तुम क्यों डर रही हो। इस पर नीलू कहती है आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मालिक कहता हाँ शुरू में सब कोई यही बोलता है, पर तुम्हें ज़रूरत है और मुझे भी
दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। क्या बोलती हो? जैसे ही मालिक उसके साड़ी को छूता है वो उसे ज़ोर से एक लात मारती है और दरवाज़ा खोलकर भागने लगती है। तभी मालिक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि इसे पकड़ो, ये मुझे मारने आई थी यहाँ पर, इसे पकड़ो, इसे छोड़ना नहीं, इसे मार डालो, इसे आज मैं सज़ा दूंगा। और ये कहकर वो अपने आदमी उसके पीछे लगा देता है। नीलू यहाँ से भागती है अपनी बेटी को उठाकर। सारी भीड़ उसका पीछा करती है और सब उससे कहने लगते हैं कि इसे मार डालो, इसे छोड़ना नहीं, ये समाज पर धब्बा है, ऐसी औरतों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। नीलू अपनी दुधमुही बच्ची को अपने आंचल में छिपाए हुए आज इतनी तेज़ी से भाग रही थी जैसे कि अगर वो मैराथन में भागी होती तो आज उसे मेडल मिल ही जाता। वो भागे जा रही थी, उसे कोई चिंता नहीं थी, बस अपनी बेटी को किसी प्रकार बचाना था। तभी एक हाथ आता है और उसका मुंह ढक लेता है और उसे गाड़ी में डालकर शहर की तरफ चल देता है। वो कुछ बोल पाती उससे पहले वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक कमरे में पाती है। इधर उधर देखती है, कमरा सुव्यवस्थित और खाने का सामान वहाँ टेबल पर रखा हुआ था। वो इतनी भूखी थी कि वो खाना खाने लगती है बिना कुछ सोचे समझे और अपनी बच्ची को दूध पिलाकर वहीं सो जाती है। जब शाम होती है तो दरवाजे की खटखट से वो जग जाती है। दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ कहता है कि कुछ कपड़े लाया हूँ और कुछ खाने का सामान है, इसे अपने पास रख लो, अगर कोई सामान की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। नीलू को भरोसा नहीं हो रहा था कि आज के ज़माने में कोई ऐसा इंसान होता है जो तुम्हारी बेवजह मदद करेगा। उसे लग रहा था कि शायद ये भी उसी मालिक की तरह होगा जो बस मुझे नोच कर खाना चाहता है। नीलू आराम से सोती है, कमरे को लॉक कर लेती है, अपनी बेटी को खिलाते हुए। दोनों सुबह जब उठते हैं तो दरवाजे पर खटखट होती है। वो थोड़ी सी डर जाती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो एक लड़की उसके सामने खड़ी होती है। वो कहती है, आप कौन? तब वो कहती है, नीलू। नाम सुनते ही वो लड़की उसे गले से लगा लेती है और कहती है, तुम ठीक हो? तुम कहाँ थी इतने सालों से? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, आखिर राम भाई ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तब नीलू को बड़ा ही आश्चर्य होता है। वो कहती है, क्या वो व्यक्ति तुम्हारे भाई हैं और उनका नाम राम है? तब रामा कहती है, हाँ वो मेरे भाई हैं। कहती है, अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी ये हालत किसने की है, मुझे सारा शुरू से बताओ। तब वो नीलू अपनी सारी स्टोरी उसके साथ शेयर करती है और उससे कहती है कि जब एक औरत विधवा हो जाती है तो वही घर वाले जो उसे सर आँखों पर रखते थे, बस उसके बेटे के मरते ही वो उसे मनहूस कहने लगते हैं। यहाँ तक तो चलो ठीक था, मगर वो दुधमुही बच्ची जिसने आज जन्म लिया उसे भी मनहूस कह दिया। लोगों की क्या सोच है, और उनके बेटे के जाते ही उन्होंने अपने घर से हमें निकाल दिया। ये भी नहीं सोचा कि हम कहाँ जाएंगे, इतनी सी छोटी बच्ची मेरे साथ है, वो कैसे रहेगी। समाज के लोगों को तो बस कोई ना कोई चाहिए होता है। जब उन्होंने देखा कि एक औरत लाचार है, बेबस है, विधवा है, बस सारा उस पर अपने अधिकार जमाने लगते हैं। सब किसी न किसी तरह का बहाना बनाकर उसको नोच खाने की फिराक में रहते हैं। किसी तरह मैं वहाँ से बचकर आई हूँ, भला हो तुम्हारे भाई का जो उसने मुझे बचा लिया। पहले तो मैं सोच रही थी कि एक जगह से निकली हूँ और दूसरी जगह पर फंस गई हूँ। मैं भगवान को कोस रही थी कि क्या मेरी ज़िंदगी को इतना दर्दनाक क्यों बनाया है आपने, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। पर पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा था, मुझे अपनी छोटी सी बच्ची को भी पालना था। फिर भगवान ने तुमसे मिला दिया। आज लग रहा है कि मैं सही जगह पर आई हूँ, शायद कोई मेरे दर्द को समझ सके। और वो रामा के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर राम आ जाता है। राम को देखते ही नीलू को बड़ा आश्चर्य होता है। मोटी मोटी मूँछें, बड़ी बड़ी आँखें और पूरा चेहरा दाढ़ी से भरा हुआ होता है। राम अपने भाई से कहती है, भाई आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? तब राम कहता है कि मैं भूल गया था
तब रामा हंसने लगती है। हाँ हाँ, अब तो आप मुझे भूल जाओगे, आपका बचपन का प्यार जो मिल गया है। राम उसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाता और चुप रहने का संकेत देता है। नीलू कुछ समझ नहीं पा रही होती है। तभी राम का हाथ पकड़कर अंदर लेकर आती है और कहती है, भाई आपका घर है, आप बाहर क्यों खड़े हो। वो नीलू की तरफ देखता है तो नीलू कह देती है, हाँ आपका घर है, आप कभी भी आ सकते हो। तभी नीलू सबके लिए चाय बनाकर लेकर आती है। सब चाय पीते हैं। राम नीलू की तरफ नज़रें चुरा कर देख रहा होता है। नीलू उसको देखकर समझ नहीं पा रही थी आखिर वो उसे कैसे जानते हैं। तब वो रामा से कहती है कि आप मुझे बताइए कि आप मुझे कैसे जानती हैं। वो कहती है, एक लंबी कहानी है, थोड़े दिन में तुम्हें पता ही चल जाएगा। एक काम करो, ये कुछ सामान है तुम रखो और शाम को पार्टी में आना। वो कहती है कि कैसी पार्टी है। रामा कहती है कि वो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगी, तुम तैयार रहना, भाई आएंगे तुम्हें ले जाएंगे आकर, मैं तैयारी करती हूँ पार्टी की। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और शाम को पार्टी के लिए राम उसे देखकर उसके दिल की घंटियाँ बजने लगती हैं, मानो जैसे कि आज धरती पर चांद उतर कर आ गया हो। इतनी खूबसूरत लग रही थी वो। उसने बेटी को हाथ में उठाया और उससे कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ, और उसे ले जाकर एक सुनसान गली पे जाकर खड़ा कर देता है। नीलू कुछ समझ नहीं पा रही होती है। वो सोचती है कि शायद ये गलत इंसान के पल्ले तो नहीं पड़ गई है। उसके मन में लाखों विचार आ रहे थे, वो भी बुरे बुरे से। तभी अचानक लाइट जलती है और सब लोग उसे बर्थडे विश कर रहे होते हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे होते हैं। नीलू को तो याद ही नहीं था कि आज उसका जन्मदिन है। कितना समय हो गया था उसे हंसे हुए और इतनी सारी खुशियां एक साथ देखते हुए। राम उसकी बेटी के साथ खेल रहा था। नीलू ये देखकर बहुत खुश थी कि आज चलो कोई तो इंसान है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। तभी रामा आती और कहती है कि चलो बर्थडे गर्ल अपना केक नहीं काटेगी। नीलू कहती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम मुझे कैसे जानती हो। वो कहती है, आज सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा, चलो केक काटो चलकर। जब वो केक काटती है तो उसको नीलू को रामा गिफ्ट देती है। गिफ्ट में कुछ चीज़ें होती हैं। वो कहती है, घर पर जाकर इन्हें देखना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। पार्टी होती है, सब नाच गाना जब ख़त्म हो जाता है, सब घर की तरफ जाते हैं तो नीलू मुड़ मुड़ कर राम को देख रही होती है। कुछ याद करने की कोशिश कर रही होती, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है। घर पहुंचकर वो बेसब्री से गिफ्ट खोलने का इंतज़ार करती है। जैसे ही गिफ्ट खोलती है, उसमें उसकी बचपन की फ़ोटो, स्कूल की फ़ोटो, फेयरवेल की फ़ोटो देखकर वो दंग रह जाती है। तभी रामा आती है। वो कहती है, तुम्हें कुछ याद है कि एक लड़का जिसको टीचर ने कितना मारा था, सिर्फ उसकी ये गलती थी कि वो तुम्हें कुछ बोल रहा था और तुमने उसकी कंप्लेन कर। अच्छा, वो पतला सा लड़का राम और तुम उसकी बहन रामा हो, मुझे तो कुछ याद ही नहीं था। तब रामा कहती है, आपकी एक छोटी सी गलती ने भाई को इतना पिटवाया। तब वो कहती है, मुझे क्या पता, मुझे क्लियर बताना चाहिए था ना। अगर वो मुझसे इतना ही प्यार करता था तो मेरे घर पर आकर मेरे पिताजी से हाथ क्यों नहीं मांगा। रामा कहती है कि मेरा भाई गया था आपके घर पर, आपके पिता ने कहा कि तुम्हारे पास है ही क्या जो अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करूँगा, पहले पैसे कमा कर ला। उन्होंने शर्त रखी थी कि 2 साल के अंदर तुम अगर 10 लाख रुपए कमा कर लाओगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूँगा। जब भाई 2 साल के बाद लौट कर आता है तो देखता है कि तुम्हारी शादी हो रही है और तुम बहुत खुश थी। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और तुम्हारी शादी हो जाती है, तुम अपने ससुराल चली जाती। उसके बाद भाई ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस वो गुमनामी में खो जाता है। मैं और मेरा भाई शहर छोड़कर चले जाते हैं।
पर आज कितने सालों के बाद जब वो तुम्हें देखता है तो उसे भरोसा नहीं होता है कि ये वही नीलू है जिसके चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए वो पागल था। वो चुलबुली सी लड़की आज रोती हुई भाग रही थी। तभी भाई ने मुझे बताया था, जब वो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया, उसने कहा कि उसने नीलू को इस स्थिति में देखा कि उसे बयां नहीं कर पा रहा था और रोए जा रहा था। तब मैंने उससे कहा कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, शायद उन्होंने तुम्हारे लिए ही नीलू को बनाया हो। बस यही सोचकर आज तुम्हें उनसे मिलवा दिया है। नीलू कुछ समझ पाती तभी राम आ जाता है। राम को देखकर रामा कहती है, भाई मैंने सब कुछ सच सच बता दिया है। नीलू राम के पास जाकर हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तब रामा कहती है, गलती हो गई, माफ़ी भी मिल गई, अब तुम ये बताओ क्या तुम मेरे भाभी बनना पसंद करोगी। नीलू कुछ नहीं बोलती है, थोड़ी देर शांत रहती है, फिर कहती है, मैं किसी पर भी अपनी मनहूसियत का साया नहीं डालना चाहती हूँ। मेरी एक छोटी सी बच्ची है, कल बड़ी होकर वो हज़ारों सवाल करेगी तो मैं उसे क्या जवाब। तब रामा कहती है कि उसे एक पिता की ज़रूरत है और तुम्हें एक जीवन साथी की। तुम भूलो मत, ये समाज एक विधवा औरत के साथ कैसा बर्ताव करता है ये तुम देख चुकी हो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाए जब वो बड़ी हो, बिना पिता के साये में। तब नीलू राम की तरफ देखने लगती है। राम अपने घुटनों के बल पर बैठ जाता है और कहता है, नीलू क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर तुमने शादी के लिए हाँ कहा तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। बस तुम्हारे प्यार को अपने दिल में लेके सारी ज़िंदगी बिता दूंगा। नीलू ने जब ऐसे शब्द सुने, वो समझ चुकी थी कि राम उसे दिल की गहराइयों से भी ज़्यादा प्यार करता है, तो उससे ज़्यादा देर नहीं लगी हाँ कहने में और उसने राम से हाँ कह दी। रामा बहुत खुश थी। उसने अपनी भाभी को गले से लगाया और उसने कहा कि भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान बहुत सोच समझकर जोड़ियाँ बनाता है। कभी कभी तो हम ये कह देते हैं गुस्से में कि भगवान ने ये सब क्यों किया, पर वो हमारे लिए कुछ और ही सोच कर रखता है। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।